तो शुरुआत करेंगे चर्चा के साथ। हमारे साथ चर्चा के लिए सहारनपुर से बीजेपी मेयर संजीव वालिया जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका संजीव जी न्यूज़ फॉर इंडिया पर। जी धन्यवाद रेणु जी। जी संजीव जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी क्योंकि विकास की बयार जब से बीजेपी ने सत्ता संभाली है तो उसका एक मुख्य जो नारा रहा है वो है विकास, सबका साथ सबका विकास। और आप बीजेपी से हैं, मेयर भी है सहारनपुर से, तो विकास की बयार सहारनपुर में कहां तक पहुंची है? निश्चित तौर से रेणु जी, मेरे साथ आपके मीडिया के बंधु भी हैं, ये सब जानते हैं कि सहारनपुर में पिछले 3 साल में जब से मैंने सत्ता संभाली है, मैं मेयर बना हूँ, पिछले 15 साल में सहारनपुर नगर निगम में कुछ भी काम नहीं हुआ था। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार के समय पर शून्य पर सहारनपुर था, लेकिन पिछले 3 साल में लगातार स्मार्ट रोड्स का निर्माण किया गया है। और एक जो स्वच्छता के संबंध में मेरे सहारनपुर की रैंकिंग, जिस समय मैंने अपना कार्यभार संभाला था, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक रैंकिंग जो बनाई थी जिसमें सहारनपुर का नंबर लगभग 750 शहर के शहरों में 345 था 2018 में। और 2019 में स्वच्छता में मेरा सहारनपुर का नंबर एक लंबी छलांग लगा के 92 नंबर पे आया। और 2020 में जो रैंकिंग अभी 4 माह पूर्व माननीय हरदीप सिंह पुरी जो हमारे केंद्रीय नगर विकास मंत्री है, उन्होंने घोषित की, उसमें पूरे देश में 43 नंबर आया। और पूरे प्रदेश में सहारनपुर नगर निगम का स्वच्छता के संबंध में 5वां नंबर आया। और इसके लिए मैं सहारनपुर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इसी प्रकार के जो पार्किंग की समस्याएं थी और जल भराव की समस्याएं थी, पाँव धोई की सफाई की समस्याएं थी, एक हमारे यहाँ डमोला नदी बहती है उसमें भी कुछ समस्याएं थी, तो लगातार इस पे काम हो रहा है। निश्चित तौर से मैं अपने कार्य से संतुष्ट हूँ, सहारनपुर की जनता मेरा सहयोग कर रही है। और अब आने वाले समय में स्मार्ट सिटी में भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से सहारनपुर को घोषित किया गया है, उसमें इस माह से हमने काम शुरू कर दिया है, इसमें कंट्रोल को। जी जी संजीव जी, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि जल निकासी की व्यवस्था को लेकर भी आपने काफ़ी काम किए हैं और काफ़ी कदम उठाए हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि जब भी देखा जाता है मानसून का मौसम होता है या फिर जब भी जो नदी है उनमें पानी बढ़ जाता है या फिर बाढ़ की स्थिति आ जाती है, जल भराव की स्थिति आ जाती है, चाहे वो बारिश की वजह से हो या नदी की वजह से हो, सहारनपुर में कहीं ना कहीं देखा जाता है कि कोई कोई इलाका बिल्कुल एक तरीके से जल भराव बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये इस बार भी देखा गया था। उस स्थिति से बचने के लिए या उस स्थिति में सुधार के लिए किस तरह के कदम उठाए गए? निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ कि सहारनपुर में पिछले 2-2.5 साल में जो नाले थे उन नालों का जो निर्माण हो रहा है, पूरा सहारनपुर एक तरीके से आज भी खुदा पड़ा है और लगातार उसमें काम चल रहा है जल निकासी के लिए ही। और कहीं ना कहीं उसका मुझे जनता का गुस्सा भी झेलना पड़ता है, क्योंकि मैं उन्हें बार बार एक ही कहता हूँ कि विकास से पहले एक छोटा विनाश की कहानी चलती है जो इस समय चारों तरफ चल रही है। और लेकिन मैं संतुष्ट हूँ कि मेरे पास फंड भी उपलब्ध है। इन नालों के बाद जो सड़कें खराब हो रही है उन नालों की वजह से उन सब पे भी काम होगा और ऐसी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अगर आप हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली यहाँ की स्थिति देखें जल निकासी के बारे में, तो उससे तो सहारनपुर मैं कह सकता हूँ कि मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। इस प्रकार की कोई जल भराव की कोई बड़ी समस्या यहाँ पर बरसात के समय पर नहीं आती है। संजीव जी, जिस तरीके से आपने अभी ये बात कही जल भराव को लेकर, और क्योंकि जब नाली निकासी के जल निकासी के काम होते हैं और नालियों के लिए काम होता है तो अक्सर देखा जाता है कि सड़कें बन गई, उसके बाद खुदाई कर दी जाती है कि जी यहाँ पर अब लीकेज की व्यवस्था करनी है, अब नाली की खुदाई करनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि मेन सड़क बन जाती है तो गली वाली जो घर के नुक्कड़ की गलियाँ होती हैं या घर की गलियाँ होती हैं या जो लिंक के लिए जो रोड होती है वो खोद दी जाती हैं। तो ये जो इस तरह की अव्यवस्था है ये क्यों बन जाती है? आखिर जब कहीं भी सड़क बनती है तो पहले से सारे विभागों को क्यों नहीं सूचित कर दिया जाता? यानी कि कोई इस तरह की स्ट्रैटेजी हो कि अगर सड़क बने तो ये चीजें टूटे ना, और अगर ये काम है तो इनको पहले करा लिया जाए, उसके बाद सड़क बना ली जाए। सड़क बनने के बाद फिर वो टूट जाती है, उसके बाद ये सारे काम, भैया अब यहाँ पर लाइनें पड़नी है, अब ये तार पड़ने हैं, अब नाले के लिए काम करना है। जो इस तरह की स्थिति होती है ये क्यों आती है और इसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं आपके नजरिए से?
ये एक व्यवस्था में दोष मैं कह सकता हूँ कि पिछले बहुत काफ़ी समय से चला आ रहा है, लेकिन अब जैसे मैं लगातार सभी विभागों के साथ नगर निगम में अपने नगर आयुक्त के, जल निगम के हमारे अधिकारी हैं, पीडब्ल्यूडी के हमारे अधिकारी हैं, मैं लगातार हर 15-20 दिन में, एक महीने में उनके साथ बैठक करता रहता हूँ। और बैठक करके जो समस्या आपने बताई है, इसका एक ही हल है कि हम लगातार सभी डिपार्टमेंटों के साथ संपर्क बनाते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। और मैं कहीं ना कहीं उसमें सफल हो भी रहा हूं, लेकिन आपका कहना बिल्कुल सही है, ये कहीं ना कहीं हमारे व्यवस्था में दोष है और उसमें संजीव जी, हम एक लोग यहाँ पर लगातार एक जी। बात और कहना चाहूंगी। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि सड़कें बन जाती हैं, उसके बाद सारे काम याद आते हैं, तो आपने अभी खुद बताया कि विभागों से आपकी बैठक होती रहती है, आप उनके कांटेक्ट में रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। तो क्या जब भी कोई सड़क बनने वाली हो, उससे पहले ही सारे विभागों को सूचित करके कि कोई यहाँ पर कोई काम है तो उसको अभी कर लिया जाए, या फिर जाके निरीक्षण कर लिया जाए, उसको आप अभी करवा लो, फिर हम सड़क बनवा देंगे, उसके बाद 2 से 2.5 साल कम से कम उस सड़क को कोई ना छेड़े? क्या एक ये तरीका नहीं हो सकता इस परेशानी मैडम, से इस पे मैं निजात आपको पाने बता का? रहा हूँ कि इसीलिए ऐसा है कि जो आपने बात बताई है, ये प्रक्रिया हम सभी डिपार्टमेंट के साथ करते हैं कि एक लेटर दिया जाता है कोई बड़ा काम करने से पहले कि आपको अगर कोई काम होना है। जैसे इस समय मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ स्मार्ट सिटी में घंटाघर के आसपास सड़कों का निर्माण, कल मैं उसका उद्घाटन करने जा रहा हूँ। जी। उससे पहले हमने सभी डिपार्टमेंटों को पत्र दिया है कि भाई किसी को अगर कोई इसमें कोई काम करना है तो उसके बारे में हमें सूचित कर दिया जाए। उसके लिए मैंने आपको बताया कि 4-5 दिन पहले ही मैंने सभी डिपार्टमेंटों के साथ बैठक करके ये सुनिश्चित किया है कि आने वाले 4-5 साल में वहां पे कोई काम ना किया जाए। तो पत्र व्यवहार भी उसका एक रास्ता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं व्यवस्था में दोष है और हम लगातार उसे दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। संजीव जी, एक सबसे बड़ी समस्या जो है हमारे देश में, वो थी स्वच्छता, जिसको लेकर अभियान भी चला, लेकिन फिर भी देखा जाता है कि लोग उतने जागरूक नहीं हैं। आप रोड पे देखेंगे कि लोग कहीं भी कुछ भी फेंक देते हैं, कूड़ा कहीं भी इकट्ठा हो जाता है, खुले में कूड़ा पड़ा रहता है, या फिर नगर निगम वाले कभी कभी उस कूड़े को जला देते हैं, जिससे प्रदूषण भी फैलता है। तो इस तरह की समस्याएं कई बार देखी जाती हैं। इससे निपटने के लिए क्या कदम आपके यहाँ पे उठाए जा रहे हैं? निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ कि महात्मा गांधी जी के इस सपने को दूर करने का जो प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश इसमें काफी कुछ कार्य कर रहा है। सहारनपुर नगर निगम भी उस दिशा में मैं कह सकता हूँ। पहले हमारे पास सहारनपुर नगर निगम के पास कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं था। मैंने महापौर का पद संभालने के बाद 55 बीघे की जमीन शहर के बिल्कुल बराबर में परचेज किया है। वहाँ पर डंपिंग ग्राउंड का बाउंड्री वाल का कार्य चल रहा है और एक सेग्रीगेशन का प्लांट का मैं अगले 4-6 महीने में उसमें सारी कार्य योजना मेरी तैयार हो गई है और सेग्रीगेशन करके उसके कूड़े का जो निस्तारण है उसका मेरा पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है, पूरा खाका तैयार है। और MRF सेंटर जिसमें सारा कूड़ा, सूखा कूड़ा जो आता है वो इकट्ठा होता है और उसे अलग अलग सेग्रीगेट करने के लिए मेरे यहाँ 10 MRF सेंटर बना दिए गए हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि लगातार हमारी सरकार और हमारे सहारनपुर नगर निगम लगातार प्रयास कर रहा है और जनता का भी धीरे धीरे उसमें सहयोग बढ़ रहा है। उसी का मैंने आपको बताया कि आज पूरे देश में मेरी 750 शहरों में जो रैंकिंग है सहारनपुर नगर निगम की 43 है और पूरे प्रदेश में मेरी रैंकिंग 5वीं आई है। और निश्चित तौर से मेरा प्रयास है कि जहां इंदौर, अहमदाबाद, सूरत का नाम लिया जाता है और आने वाले साल 2 साल में निश्चित तौर से मैं सहारनपुर को इंदौर और सूरत और अहमदाबाद के बराबर में लाके खड़ा करूँगा, ऐसा मेरा निश्चय है। संजीव जी, एक आदर्श क्षेत्र की बात करें तो आपके लिए आदर्श सहारनपुर आखिर कब तक बन जाएगा, या फिर आपके सामने ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जिनसे निपटने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है, या थोड़ा और वक्त की आपको जरूरत है सहारनपुर को आदर्श सहारनपुर बनाने में? देखो, मैं बता रहा हूँ कि अभी स्मार्ट सिटी वाले के प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बता रहा था। सहारनपुर में एक बड़ा मैं बच्चों के लिए एक ऐसा केंद्र बनाने जा रहा हूँ जिसमें बिल्कुल शहर के बीच में एक वाटर बॉडी पार्क का निर्माण हो रहा है, जिसमें एक ओपन एयर थिएटर बच्चों के लिए और एक बच्चों के खेलने के लिए वाटर पॉन्ड बनेगा और क्वेस्ट वगैरह और इस टाइप का एक बड़ा रमणीय स्थल सहारनपुर में बनाने जा रहा हूँ। और कंट्रोल कमांड सेंटर का निर्माण जिसका टेंडर भी हो चुका है, जिसमें एक जापानीज कंपनी के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें 950 कैमरे शहर के अलग अलग स्थानों पे लगेंगे। और निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि उसमें कंट्रोल कमांड सेंटर में एक तो हमारा लॉ एंड ऑर्डर सेट होगा
और कहीं कूड़ा इकट्ठा हो गया है उसकी तस्वीर फौरन हमारे कैमरे में आएगी, हमारी जो कंट्रोल कमांड सेंटर नगर निगम में जिसका निर्माण हो चुका है। कहीं लीकेज है, कहीं जाम की समस्या है, कहीं सड़क टूटी हुई है, कहीं गंदगी है, इस प्रकार की समस्या हमारी स्क्रीन पे आएगी और स्क्रीन पे आने के बाद फौरन उसका निवारण होगा और डोर टू डोर कलेक्शन इस टाइप के सब जो कंट्रोल कमांड सेंटर के साथ हम जोड़ के कर रहे हैं। इसी प्रकार एक हमारे यहाँ कंपनी गार्डन है जो मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में अपने आप में एक अलग ही पूरे उत्तर प्रदेश में, और उसका नाम हमने बदल के अब नेताजी सुभाष चंद्र पार्क कर दिया है। उसमें लगभग 10 करोड़ के लागत से उसका सुधार किया जा रहा है। शहर का एक हमारा घूमने का बड़ा अच्छा स्थल है। तो इस प्रकार के कुछ निर्माण, कुछ पार्क ऐसे हैं जिन पार्कों को डेवलप किया जा रहा है, जिसके आसपास घूमने का स्थान बनाया जा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में सहारनपुर के लोगों को एक अलग सहारनपुर दिखाई देगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल संजीव जी, और हम आशा करते हैं कि आप जल्दी ही वो काम कर लें कि एक अलग सहारनपुर कुछ ही दिनों में लोगों को दिखाई भी दे। लेकिन संजीव जी, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं और अभी तक हमने जो बात की है उसमें मैंने आपसे सड़कों को लेकर पूछा और साथ में निकासी को लेकर बात की है, लेकिन सबसे बड़ी बात की जो आधारभूत यहाँ पर समस्याएं हैं वो है यहाँ पर स्कूलों को लेकर, स्कूल के विकास को लेकर बात हो गई, बिजली को लेकर बात हो गई, पानी को लेकर बात हो गई। सबसे बड़ी समस्या पानी की भी होती है, लोगों को पानी की बहुत दिक्कत होती है, बिजली की दिक्कत होती है कि बिजली 24 घंटे नहीं आ पाती। कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर बिजली चली जाती है तो उसके बाद आने में 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं। पता चलता है कि जी कुछ दिक्कत हो रही है और टेक्निकल फॉल्ट की वजह से अभी काम ही चल रहा है। तो क्या इस तरह की सिचुएशन आपके शहर में? नहीं, मेरा शहर में इस मामले में कह सकता हूँ कि लगभग शहर में 20-22 घंटे के आसपास बिजली उपलब्ध हो रही है और पीने के पानी की यहाँ पे ऐसी कोई समस्या नहीं है। पीने का पानी 24 घंटे नगर निगम द्वारा उपलब्ध है। तो इस प्रकार की तो यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, लेकिन निश्चित तौर से एक आदर्श सिटी बनाने के लिए हमें इसमें और बहुत सुधार की आवश्यकता है और लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका संजीव जी न्यूज़ वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए।